हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम बेसिकली जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 73 लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी मैंने सेशन दिए वो आपने देखे होंगे। अगर जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे होंगे काइंडली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस सभी सेशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सभी सेशन के मिल जाएंगे पीडीएफ। टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप ग्रुप की जो लिंक होगी मैं आपको कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली इन दोनों भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट वहां पर हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। सो माई सेल्फ पावरा गावंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगभग 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। तो साथ ही साथ अगर मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचपीडीसी सेक्शन। तो आज के सेशन हम क्या करेंगे, हम पावर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है अंडरग्राउंड केबल। एग्जाम में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अंडरग्राउंड केबल पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा दूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप मतलब सेशन को एंड तक जरूर देखोगे, क्योंकि अगर सेशन को एंड तक अगर देखोगे तो आपके सभी जो डाउट्स रहेंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सेशन इतना बड़ा नहीं रहेगा, सेशन हार्डली 1 आवर्स का रहेगा। तो आपने ट्राई करना है कि सिंगल सीटिंग में सेशन आपको देखना है, क्योंकि अगर मैं सिंगल सीटिंग में सेशन अगर रिकॉर्ड कर पाता हूँ तो आप सिंगल सीटिंग में तो आराम से ही देख लोगे, ठीक है ना। यस। तो देखो कि पहला पार्ट है क्या। तो देखो जब जब भी हम पावर केबल की बात कर लेते हैं, पावर केबल की बात कर लेते हैं बच्चों, तो पावर केबल का हमें कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ पर एक डायग्राम देखते हो तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कंडक्टर है, देन पेपर इंसुलेशन है, लीड शीट है, बेडिंग है, आर्मरिंग है ना, आपके पास सर्विंग है। तो बेसिकली ये लेयर्स यूज किए जाते हैं इन अ पावर केबल, राइट। तो इसका यही सीक्वेंस है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ वन ट्रिक, कि आप इसको याद कर सकते हो सिल बस से, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द सिल बस। तो सिल बस मतलब आप हमेशा कंडक्टर से ना बाहर के हिस्से में निकलते जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन कंपोनेंट जो होता है केबल का वो कंडक्टर होता है। तो सी मतलब कंडक्टर, आई मतलब इंसुलेशन, यल मतलब आपके पास लीड शीट होती है, बी मतलब बेडिंग, ए मतलब आर्मरिंग एंड यस मतलब हमारे पास सर्विंग। तो यू कैन इजीली रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ दिस बेसिकली लेयर्स: कंडक्टर, इंसुलेटर, लीड शीट, बेडिंग, एम्बेडिंग एंड आपके पास आर्मरिंग एंड आपके पास सर्विंग। तो आप इसको सिलेबस से याद कर सकते हो, बहुत आसान है ये, ठीक है। 2-3 बार बोलोगे सिलेबस तो आपको चीज़ याद ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो पहली चीज़ है कंडक्टर, तो कंडक्टर बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है आपके पावर केबल में। तो केबल में कंडक्टर यूज़ किया जाता है टू कैरी द करंट। बेसिकली लोड का जो भी करंट रहेगा उस करंट को कैरी करने के लिए कंडक्टर का यूज़ होता है। और मोस्टली अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि हमारे पास होता क्या है ना, कि किसी भी सिस्टम में अगर लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो बेटा कंडक्टर की साइज भी बढ़ती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहां पर लोड ज्यादा होता है वहां पर करंट की डिमांड भी ज्यादा होती है, और वहां पर हमें कंडक्टर की साइज भी कम मतलब ज्यादा लगती है। और अगर सपोज हमारे पास लोड कम होगा तो फिर हम कम कंडक्टर कर उस वो सॉरी लोड जो कम रहेगा तो करंट की डिमांड भी आपकी कम रहेगी, तो आप स्मॉल साइज का कंडक्टर वहां पर यूज कर सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो केबल आप यूज कर सकते हो। तो ये रहा बेसिकली आपके कंडक्टर से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास लेयर है, मतलब कंडक्टर के बाद जो फर्स्ट लेयर नॉर्मली होती है वो होती है इंसुलेशन की। आपको भी पता है कि जैसे कि आपने अगर वायर देखी होंगी तो वायर में क्या होता है, बीच में कंडक्टर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो ये दोनों चीजें हमेशा साथ में आती है, मतलब पहले कंडक्टर उसके ऊपर इंसुलेशन तो होगा ही होगा। किस लिए हम इंसुलेशन यूज कर लेते हैं? टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बेसिकली प्रोवाइड कराने के लिए हम इंसुलेशन यूज कर लेते हैं, सो दैट केबल में से जो करंट जा रहा है उससे आप मतलब कोई अगर ह्यूमन बींग उसके टच में आता है तो उसको शॉक ना लगे, राइट। इसका जो मटेरियल होता है वो होता है रबर, पीवीसी या तो एक्सएल पीई भी होता है, मतलब ये सभी मटेरियल के नाम है पेपर इंसुलेटर के। तो आप पेपर भी बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। पेपर इंसुलेटर इंसुलेशन आपने बोला है ना, तो इसका रबर, पीवीसी या तो पेपर, एक्सएल पीई ये मटेरियल है
जो आप इंसुलेशन बनाने के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट आपके पास चीज होती है वो होता है लीड शीथ, ठीक है ना, इसको नॉर्मली शीथ भी लोग बोल देते हैं, राइट। बट ये जो शीथ है ना ये बेसिकली लीड से बनती है, इसलिए इसको लीड शीथ बोलना बहुत मतलब अच्छा होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ना नाम भी आ जाता है और उसका मटेरियल भी आ जाता है। तो आप इसको लीड शीथ ही मतलब बोलना प्रेफर करो रेदर देन ओनली अ शीथ, राइट ना। तो किस लिए होता है कि देखो ये जो इंसुलेशन है ये मॉइस्चर से या तो गैस से या तो लिक्विड से, मॉइस्चर से या तो गैस से या तो लिक्विड से आपके पास डैमेज हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए, इन सभी चीज़ों से बेसिकली बचाने के लिए लीड शीथ का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली मेजरली क्या होता है कि आप मॉइस्चर से बचाते हो किसको, केबल से, मॉइस्चर से बचाते हो केबल को, बेसिकली केबल से नहीं, केबल को बचाते हो आप मॉइस्चर से। बट साथ ही साथ जब आप मॉइस्चर बचाओगे तो गैस से और लिक्विड से भी ये चीज़ बची ही जाती है, ठीक है। मटेरियल पूछा जाए तो मैंने बोला था लीड है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ सोचो मत, बहुत आसान है ये चीज़ है। देन नेक्स्ट जो लेयर है आफ्टर द सीट वो होती है बेडिंग, राइट ना। तो बेडिंग किस लिए यूज की जाती है, टू प्रोटेक्ट द लीड शीथ फ्रॉम द करोजन, लीड शीथ को करोजन से बचाने के लिए बेसिकली बेडिंग यूज की जाती है। या तो आप बोल सकते हो मैकेनिकल डैमेज फ्रॉम द आर्मरिंग। अब आर्मरिंग बेसिकली नॉर्मली हम बोलते हैं ना स्टील से होती है, गैल्वनाइज्ड स्टील से, तो इससे आपके पास ये लीड शीथ खराब हो सकती है, राइट, ठीक है, खराब हो सकती है आपके पास। तो इसीलिए आप क्या कर लेते हैं, बेडिंग यूज कर लेते हैं, ठीक ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपके पास क्या है कि भाई साहब लीड शीथ को करोजन से बचाने के लिए साथ ही साथ इस आर्मरिंग से भी ये डैमेज हो सकती है लीड शीथ, तो इससे बचाने के लिए हम बेडिंग यूज कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बेडिंग किस लिए यूज की जाती है, टू प्रोटेक्ट द लीड शीथ फ्रॉम करोजन एंड मैकेनिकल डैमेज फ्रॉम द आर्मरिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी बात की कि आर्मरिंग कब होती है, बेडिंग के बाद में होता है आपके पास आर्मरिंग, राइट ना। आर्मरिंग जो होती है बच्चों ये इसलिए यूज की जाती है टू प्रोवाइड द हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब कंडक्टर में देखो कैसा है कि आप ना कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर इन सॉरी केबल, केबल आप यहाँ से लेके वहां तक कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर लेते हो। जैसे कि आपने ट्रक में डाल दिया, एक सिटी से लेके दूसरे सिटी तक आप ट्रांसफर करते हो, तो कहीं पर भी इस कंडक्टर को फेंका जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको जब आप इसमें कंडक्टर को जब सॉरी आपके केबल को जब आप लिंक करोगे ना तो उस समय हो सकता है आपका केबल टूट भी जाए। तो उसको मैकेनिकली स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि गैल्वनाइज्ड स्टील या तो स्टील टेप, गैल्वनाइज्ड स्टील या तो स्टील टेप के बेसिकली एक आर्मरिंग प्रोवाइड की जाती है जो इस केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और केबल को मैकेनिकली इजीली डैमेज नहीं होने देता। यस, अब ऊपर आपके पास ये स्टील आ गया, देखो ये स्टील को ढकने के लिए आपके पास ये सर्विंग यूज की जाती है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि स्टील को भी करोजन हो सकता है। तो सर्विंग का यूज क्या है, टू प्रोटेक्ट द आर्मोरिंग फ्रॉम द करोजन, याद रखना आर्मोरिंग को करोजन ना हो इसलिए आपने सर्विंग लगा दी, और लीड शीट को करोजन ना हो इसलिए आपने बेडिंग लगा दी, इस बात को समझो, ठीक है। तो आर्मरिंग को करोजन ना हो इसलिए हमने सर्विंग लगा दी, और इसका जो मटेरियल होता है बेटा वो जूट या तो हेसियन टेप होता है, कभी कभार पर ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। जूट या तो हेसियन टेप से आपके पास सर्विंग बनती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इस चीज को आप इजीली याद कर सकते हो। क्या मैंने बोला था, सिलबस, यस आई एल, और इसको याद रखना है यस ए यस, सिलबस, इसको इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, सिलबस मतलब कंडक्टर इंसुलेटर आपके पास लीड शीट, बेडिंग आर्मरिंग, और आपके पास बोल सकते हो आप शीट, ओके। तो सिलबस याद रखना, आपको ये चीज आसान हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि बेटा इससे क्लासिफिकेशन, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, इसको और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे इस कंस्ट्रक्शन को, डोंट वरी। हम देखेंगे अभी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर मैंने रखे कंडक्टर के टाइप्स, या सर कंडक्टर में बोल रहा हूँ, सॉरी केबल के टाइप्स, और यहाँ पर वोल्टेज लेवल। अगर मैं किसी केबल को लो टेंशन केबल बोलता हूँ तो इसकी रेंज होती है बेटा अप टू 1000 किलो वोल्ट। मतलब मेरे पास केबल है और वो 1000 से 1000 तक अगर वो वोल्टेज कैरी, वोल्टेज के लिए वो रेटेड वोल्टेज के लिए वो मेंशन्ड है, तो उसे हम बोलेंगे लो टेंशन केबल, या फिर हम बोलेंगे एल टी केबल, राइट ना, यस। दो और उसके बाद 1000 से लेके 11 किलो वोल्ट तक, 1000 से लेके 11 किलो वोल्ट तक अगर आपका केबल चलता है या फिर आप केबल यूज करते हो तो उसे हम बोलते हैं हाई टेंशन केबल या तो एच टी केबल, राइट। और 22 केवी से लेके 33 केवी तक, मतलब 22 केवी से लेके 33 केवी तक अगर आप कोई केबल यूज कर लेते हो तो उसे बोलते हैं हम सुपर टेंशन केबल, एस टी केबल। और
33 केवी से लेके 66 केवी तक अगर आप जिस केबल को यूज कर लेते हो उसे बोला जाता है हाई टेंशन केबल, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल हम 132 केवी तक बेसिकली यूज कर सकते हैं, बट 132 केवी के ऊपर हम केबल यूज नहीं करते, क्योंकि अगर जितना ज्यादा वोल्टेज आएगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज लेवल हम यूज़ करेंगे बेटा, उतना ही इंसुलेशन का कॉस्ट बढ़ता है। इसीलिए हम 32 केवी के ऊपर बेसिकली केबल यूज़ नहीं कर लेते। मतलब आप 220 केवी या तो 400 केवी या तो आप 765 केवी की जगह पर केबल नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने वहाँ पर केबल यूज़ कर लिए तो बच्चों यहाँ पर ना इंसुलेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा और केबल आपका बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो इसीलिए आपका केबल यहाँ तक ही सीमित है, 132 केवी तक अपना केबल से पावर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि 132 किलो वोल्ट तक हमारे पास केबल चलता है, ठीक है। ये नामकरण याद रखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन एंड एक्स्ट्रा सुपर टेंशन। तो इसके रेंज इंपॉर्टेंट है। 1000 तक आपके पास लो टेंशन, 1000 से लेके 11000 तक आपके पास हाई टेंशन, सुपर टेंशन 22000 से लेके 33 मतलब 22 केवी से लेके 33 किलो वोल्ट तक, सुपर टेंशन 33 से लेके 66 तक आपके पास हाई टेंशन, एंड 132 तक मतलब 66 से लेके 132 अप टू यहाँ तक, ये बोलेंगे हम यहाँ पर अप टू, मतलब ये रेंज के लिए जो होगा तो वो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन होगा। जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज लेवल स्टार्ट होती है 66 केवी के ऊपर, 66 केवी एंड 66 केवी के ऊपर, मतलब इसकी हाईएस्ट 66 केवी है, तो इसके नीचे वाले सभी वोल्टेजेस किस में आ जाएंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मतलब ये जो केबल नॉर्मली यूज किए जाएंगे से ये नॉर्मली हम डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकते हैं। अगर मैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बोलूँ तो ये वाले केबल बेसिकली हम लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल एंड एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि 132 केवी ये जो वोल्टेज है बच्चों, ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास ट्रांसमिशन का वोल्टेज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन में बेसिकली हम एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। यस। बट हाँ, ट्रांसमिशन में भी अगर हमें किसी किसी स्विच यार्ड में क्या होता है ना कि कुछ कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो 1000 किलो, मतलब ये मैंने गलत लिख दिया, 1000 किलो वोल्ट क्या रख दिया मैंने यहाँ पर, ये तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज रख दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बच्चों आपके पास ये के नहीं होना चाहिए, प्लीज़ कीप इन माइंड, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो ये 1000 किलो वोल्ट है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो वोल्टेज है, लेट अस सपोज ये लो टेंशन केबल है ना, लो टेंशन केबल एंड हाई टेंशन केबल, मतलब जैसे कि सपोज एक 765 केवी का सबस्टेशन है, तो वहां पर भी कुछ कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो आपके पास ऐसा थोड़ा ना होगा कि ज्यादा ही वोल्टेज चलेगी। मतलब कंट्रोल पैनल के कुछ केबल ऐसा थोड़ी ना हम बोलते हैं कि भाई सब ट्रांसमिशन है तो वहां पर हर जगह पर 66 केवी के ऊपर ही वोल्टेज रहेगा, नहीं, जो कंट्रोल पैनल होते हैं उसमें भी तो हमें लो वोल्टेज लगता है। मतलब ये केबल हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज करते हैं, सॉरी ट्रांसमिशन में भी यूज करते हैं, इस बात को समझ लो, ठीक है। तो ये एक टेबल इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। चलो जी, अब हम बात करने वाले हैं पैरामीटर्स ऑफ द केबल बेसिकली। तो पावर केबल आप या तो हम बोलेंगे उसे अंडरग्राउंड केबल्स, तो उसके पैरामीटर थी, तो इसमें बच्चा मोस्टली दो ही पैरामीटर होते हैं, मोस्टली दो ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। एक है इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिसे हम केबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और एक है इंसुलेशन या तो केबल कैपेसिटेंस, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर रहेंगे, कैसे कैसे रहेंगे, इन चीज को थोड़ा सा हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं, और आफ्टर दैट मैं इन चीजों को समझा दूंगा। अब आपको समझ में आए इसलिए मैं क्या करता हूँ कि देखो बच्चों, ये जो चीज है ये, तो ये बेसिकली कोर है या तो हम इसको बोलते हैं कंडक्टर। तो ये एक कंडक्टर, सिंगल कोर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें एक ही कंडक्टर है, ऐसा मैं समझाता हूँ। तो ये सिंगल कोर कंडक्टर ऐसे समझो, तो ये कंडक्टर है। तो यहाँ पर थोड़े से दो तीन टर्म थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें देखोगे और ये बेटा आपके पास ऐसा समझ लो कि ये लीड शीट है, ये लीड शीट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कंडक्टर के सेंटर से लेके बच्चों यहाँ तक, ये होता है R2, और R2 नथिंग बट हमारे लिए होता है आउटर रेजिस्टेंस। क्या रहेगा, आउटर रेजिस्टेंस। और R1 कहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर R1। तो इस कोर का रेजिस्टेंस, इस कोर जो है ना, कोर का आधा हिस्सा मतलब ये रेजिस्टेंस, तो इसे बोलेंगे हम इनर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, इनर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर और एक चीज समझ लेना, देखो ये हमारे पास आउटर रेजिस्टेंस है, R2 हमारे लिए आउटर रेजिस्टेंस है, ये R1 हमारे लिए इनर रेजिस्टेंस है। मतलब इतनी चीज R1 है ना, ध्यान से देखो, इतनी चीज तो R1 है कि नहीं इस R2 में। अब इस R2 में से अगर मैं ये R1 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा,
थिकनेस मिलेगा किसका, इंसुलेशन का। तो देखो जब भी हम थिकनेस निकाल लेंगे दैट विल बी R2 माइनस R1 होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं इस टोटल रेडियस में से, मतलब आउटर के टोटल रेडियस में से इतना हिस्सा घटा दूं, तो जो भी चीज बचेगी वो मेरे लिए क्या बचेगा, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बचेगा। तो कभी भी अगर आपको ये चीज निकालने के लिए पूछी जाए तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो। तो आई होप आपको ये दो पैरामीटर कहाँ पर ये समझ में आ गए होंगे कि R1 मतलब हमारे लिए कोर का रेजिस्टेंस है जिसे हम इनर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, R2 मतलब हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस जिसे हम आउटर रेजिस्टेंस बोलेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब थिकनेस होगा। ठीक है। अब और एक चीज हम समझ लेते हैं बेटा, इसमें ना मैंने यल यूज किया है। तो यल मतलब क्या, इस केबल का पूरा लेंथ, लेंथ ऑफ द केबल। ठीक है, लेंथ ऑफ द केबल, यल मतलब हमारे लिए क्या रहेगा, लेंथ ऑफ द केबल है। ठीक है। और यहाँ पर एक और एक चीज समझ लो कि इसमें आई एल जो है, अब ध्यान से देखो, उससे पहले बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर कोर है। अब नॉर्मली लोड करंट ऐसा जाना चाहिए, है कि नहीं, लोड करंट ऐसा जाना चाहिए। और इस कंडक्टर से तो कंप्लीटली आपके पास इधर अगर लोड लगा रहेगा तो इधर सपोज लोड है हमारे पास, तो ये लोड करंट, ये लोड है, तो आपके पास लोड करंट ऐसा जाना चाहिए, है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से। यस। बट क्या होता है ना कि आपके पास इंसुलेशन इतना परफेक्ट होता नहीं, तो इंसुलेशन में आपके पास एक चार्जिंग कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्जिंग करंट लिया जाता है, कुछ ना कुछ क्या लिया जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ग्राउंड को अगर मैं निगेटिव ले लूँ तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगा ना। क्योंकि कोर को मैं पॉजिटिव बोलूँ और सपोज मैं जो भी इंसुलेशन उसको निगेटिव बोलूँ, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, देयर हियर विल बी अ लॉट्स ऑफ स्टैटिक चार्जेस व्हिच इज हैविंग सपोज पॉजिटिव एंड हियर विल बी अ नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा। तो इस कैपेसिटेंस को मैंने दिखाया यहाँ पर इंसुलेशन कैपेसिटेंस, क्योंकि ये इंसुलेशन के बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट हुआ है, तो इसे मैं बोलूंगा सी आई। ठीक है। तो कैपेसिटेंस है तो ये कौन सा करंट लेगा बेटा, ये चार्जिंग करंट लेगा। ठीक है ना, आईसी मतलब हमारे लिए चार्जिंग करंट होगा। यस। साथ ही साथ हमें पता है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो ये जो इंसुलेटर होगा, ध्यान से सुनो, ये जो इंसुलेटर होगा बेटा, इसका कुछ हिस्सा लीक हो जाएगा। मतलब इंसुलेटर में से कुछ सम अमाउंट ऑफ द करंट बेसिकली लीक विद द हेल्प ऑफ दिस लीकेज रेजिस्टेंस, है ना। इस रेजिस्टेंस से भी आपके पास कुछ हिस्सा आपके पास लीक हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, यहाँ पर आपने करंट पास कर दिया 100 एम्पियर, तो उसमें से कुछ हिस्सा सपोज 2 एम्पियर इधर जाएगा और 98 एम्पियर करंट हमारे पास इधर पास होगा। गॉट इट। तो लीकेज करंट मतलब आपके इंसुलेशन में भी सम हाउ लीक करंट जो होता है हम ना, निग्लिजिबल करंट जिसे हम बोलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम लीकेज करंट। तो लीकेज करंट के लिए पास करने के मतलब लीकेज करंट को जो चीज अलाउ करेंगे उसे हम बोलेंगे लीकेज रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ से जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे, लोड करंट या तो कोर का करंट हम बोल सकते हैं। गेट गॉट इट। तो आईएल जो जाएगा उसे हम बोलेंगे लीकेज करंट, आईसी को हम बोलेंगे लीकेज सॉरी चार्जिंग करंट, और आईएल मतलब हमारे लिए लोड करंट, और आर आई एंड सी आई, ये आर आई है और ये हमारे पास सी आई है। तो ये रहेगा बेटा इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन कैपेसिटेंस। ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब इसके बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बहुत सारे, मतलब इसका डेरिवेशन सभी चीजें लेने के बाद आपको फाइनली इसका रिजल्ट मिल जाता है ये। ठीक है। अब इनके रिजल्ट मिलेंगे, इनके रिजल्ट को ना मैं मतलब पूरा डिराइव नहीं करता, बट आपको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली इंटीग्रेशन लिया जाता है पूरे रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए की फॉर्म में ये सभी चीजें आपके पास रहेगी। ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आप देखते हो तो इसका फाइनल फॉर्मूला बच्चों ये यहाँ पर आता है, ध्यान से देखना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला ये है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो बटे 2 पाई एल इंटू लॉग ऑफ ई R2 बाय R1। अब R2 मतलब को एक्सटर्नल रेडियस डिवाइड बाय इंटरनल रेडियस, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हमारे पास लेंथ बढ़ेगी तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द केबल बेसिकली किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं। तो आपको क्या बोलना है, दे आर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट ना। तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रख लेना है, आपके एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस से। ठीक है। वैसे अगर आप इंसुलेशन कैपेसिटेंस अगर निकालोगे ना, जो कि हम क्यू बटे देखो क्या बोल सकते हो आप, नॉर्मली क्या होता है फॉर्मूला, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो सी क्या बनेगा, क्यू बटे वी, ठीक राइट ना। तो यहाँ पर हम ये वोल्टेज
जो बनेगा ये इक्वेशन मिलता है हमें, आगे भी हम देखेंगे। तो ये चीजें यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो क्यू क्यू कटेगा और ये 2 पाई डिनोमिनेटर में तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर बटे एलियन आर बाई कैपिटल आर बाय आर। तो यहाँ पर कैपिटल आर मतलब आउटर रेजिस्टेंस है, आर मतलब हमारे पास इनर रेजिस्टेंस है, याद रखना। ठीक है, अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस है, हम हमारे लिए सॉरी मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, आई एम सॉरी। दिस इज अ रेडियस बेसिकली, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी, अरे यार यहाँ पर भी वही चीज हुई है, तो ये चीज मुझे बेसिकली रेजिस्टेंस मैंने कैसे रख दिया, आई एम सॉरी, अभी तक मैं इस चीज को गलत बोला। ठीक है, तो तभी मैं सोचू ये रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो रेडियस लिख दो इसको, ठीक है ना, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस होगा ये। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि ये चीजें ना जब कंटेंट बनाया जाता है तब नॉर्मली ऐसी चीजें होती है। ठीक है, तो इसको बोलोगे आप रेडियस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड में क्या करता हूँ ना, इस चीज को अच्छे से लिख के देता हूँ सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये इनर रेडियस लिखना, इन्हें रेजिस्टेंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, ये इनर रेडियस लिखना और एक आउटर रेडियस लिखोगे। ठीक है, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। तो मैं इसका थिकनेस थोड़ा कम कर देता हूँ और अच्छे से लिख के देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। ठीक है, रेडियस आप इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइन। तो ये स्पेलिंग एक बार देख लेना, इसका स्पेलिंग का कुछ मतलब नहीं, चलो जी। इतने हम इसने क्या किया, हमारा थोड़ा बहुत टाइम ले लिया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास एक कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले में भी अगर आप देखते हो, इस फॉर्मूले भी में अगर आप देखते हो, तो देखो कैपेसिटेंस जो है ना, तो 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर बटे एल एन बाई डी भी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी भी हम लिख सकते हैं। तो डी मतलब आउटर डायमीटर, स्मॉल डी मतलब स्मॉलर लो हमारा स्मॉलर डायमीटर, या फिर हम बोलेंगे इनर डायमीटर। ठीक है, बट यहाँ एक चीज और एक और फरमाएगा, अगर बेटा जितनी लेंथ हमारे पास बढ़ेगी ये चार्जिंग कैपेसिटेंस उतना ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं, ये चार्जिंग कैपेसिटेंस उतना ज्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये चार्जिंग कैपेसिटेंस देखो एक दूसरे के लिए कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस रहेंगे तो इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 है ना कैपेसिटेंस में। तो इसका मतलब जितनी लेंथ बढ़ेगी, जितनी केबल की लेंथ बढ़ेगी सर, उतने कैपेसिटेंस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड होते रहेंगे और उतना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, तो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मेरी लेंथ बढ़ेगी सर ना, केबल की अगर मेरी लेंथ बढ़ेगी तो सर मेरे पास CI भी बढ़ेगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, केबल की लेंथ बढ़ने से CI मतलब केबल का कैपेसिटेंस भी बढ़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और बात कर लेते हैं बेटा, देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन कैपेसिटेंस की तो हमने बात की कि यहाँ पर देखो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस था, विच वन, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इंसुलेशन कैपेसिटेंस देखा, बट इंसुलेशन सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ द बेसिकली कोर, कोर क्या रहेगा, या फिर हम बोलेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बच्चा बच्चा बोल देगा सर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये होता है। तो आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, रो सॉरी रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट, एल इज नथिंग बट लेंथ एंड ए इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कंडक्टर के लिए याद रखना, इंसुलेशन के लिए ये फॉर्मूला था, थोड़ा सा प्यार से देख लेना इस फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है। इसमें गलतियां करते हैं कि नॉर्मल रेजिस्टेंस मतलब हमें ये फॉर्मूला बोला जाता है रो एल बाई ये, बट इंसुलेशन के लिए बेटा ये फॉर्मूला है रो अपॉन 2 पाई एल इंटू लॉग लॉग आउटर रेजिस्टेंस आउटर रेडियस डिवाइड बाय इनर रेडियस, ऐसा आप इसको बोल सकते हो। तो ये रेडियस है बेसिकली, मैंने लिखा था वहां पर क्या रेजिस्टेंस, दैट इज रॉन्ग, आप उसको टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हो। ठीक है, इसमें और दो पॉइंट है बेटा, इन केस ऑफ द HVAC सिस्टम ड्यू टू चार्जिंग करंट, क्योंकि एसी में चार्जिंग करंट आएगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, तो केबल को हम बेटा 40 किलोमीटर के ऊपर नहीं यूज कर सकते। तो ये पॉइंट याद रख लेना, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हम ना केबल को बेसिकली कितने किलोमीटर तक बेसिकली यूज कर लेते हैं, तो आप बोलना कि 40 किलोमीटर तक हम केबल को यूज कर लेते हैं, बट अगर हमने ज्यादा किलोमीटर बढ़ा दिया तो आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो चार्जिंग करंट उतना डिमांड कर लेगा, तो आप क्या करोगे कि जितना सोर्स से करंट दोगे उतना लोड तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए केबल के लिए लिमिटेशन है डिस्टेंस के भी, तो 40 किलोमीटर के आगे हम केबल नहीं यूज कर लेते। ठीक है, बट अगर सेम चीज अगर आप सपोज DC के लिए यूज करोगे, सेम केबल HVAC में, तो देखो
केबल 40 किलोमीटर पर ही यूज होता है। बट इन केस ऑफ एचपीडीसी फ्रीक्वेंसी जीरो रहेगी तो एक्सी की वैल्यू इन्फानाइट होगी और चार्जिंग करंट देखो कुछ भी नहीं होगा। मतलब कैपेसिटेंस इफेक्ट ओपन सर्किट हो जाता है ना, कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है डीसी में, तो वो कोई करंट नहीं लेगा। सो दैट अंडरग्राउंड केबल, अंडर वाटर केबल लार्ज लेंथ के लिए हम बेसिकली 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा किलोमीटर तक हम बेसिकली एचवीडीसी केबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट फिलहाल मेरे हिसाब से मुंबई में चालू है। ठीक है, ट्रांसको का ही प्रोजेक्ट चालू है। आप अगर कभी जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि समंदर के अंदर से बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है विद द हेल्प ऑफ केबल, और वहाँ पर एचवीडीसी का ही मतलब करंट पास किया जा रहा है। तो ये बस थोड़ी सी एडवांस चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बट ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एचवीएससी में 40 किलोमीटर के आगे नहीं जाते बिकॉज ऑफ ड्यू टू चार्जिंग करंट, बट एचवीडीसी में हम जा सकते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू चार्जिंग करंट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एचवीडीसी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे बेटा, इसमें एक टर्म होती है दैट इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस ऑफ द केबल। ठीक है, तो इसे हम पूरा डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज समझना है कि अगर मेरा केबल आइडियल है तो आइडियल के केस में उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, है ना। आइडियल केबल में इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रहेगा मतलब लीकेज करंट कुछ भी नहीं होगा। तो ये अगर इंडक्टर चार्जिंग करंट लेगा, देखो ये इंडक्टर बस चार्जिंग करंट लेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो आपको भी पता है चार्जिंग करंट कौन लेता है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज को चार्जिंग करंट कितने डिग्री से लीड करेगा, सर 90 डिग्री से। एग्जाम में पूछा गया है एक बार ये क्वेश्चन कि चार्जिंग करंट सप्लाई वोल्टेज को लैग करता है, लीड करता है, कितने डिग्री से लैग करता है, कितने डिग्री से लीड करता है। तो आपको बोलना है कि चार्जिंग करंट कौन लेता है, कैपेसिटर। तो केबल में चार्जिंग करंट बेसिकली लीड करता है सप्लाई वोल्टेज को विद द हेल्प ऑफ मतलब कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको चीज बता दी कि आपको पॉइंट क्या लिखना है। देखो नोट पॉइंट यहाँ पर रखा है कि चार्जिंग करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हो सकता है मैं इस सेशन के बाद या फिर एक दो सेशन के बाद इसी केबल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको कवर अप करा दूं, बट देखते टाइम कैसे मिलता है उसके हिसाब से ये चीज़ें रहेगी। नेक्स्ट जो चीज़ है कि ये अभी तक मैंने आइडियल केबल के बारे में बात की थी। अगर मेरे पास केबल प्रैक्टिकल हो तो क्या होगा, देखो प्रैक्टिकल में क्या होगा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा ओहम में आपके पास रहेगी, मतलब इन जीरो इन्फानाइट तो नहीं हुई, मेगा ओहम में। तो क्या होता है, आपका जो कैपेसिटेंस होगा ना, चार्जिंग कैपेसिटेंस, इसके पैरेलल में बेटा एक लीकेज रेजिस्टेंस होता है जो आप दिखाई दे, मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो टोटल करंट होगा उसका कुछ हिस्सा चार्जिंग करंट में जाएगा और कुछ हिस्सा आपके पास लीकेज में जाएगा। तो सर्किट विल बी लुक्स लाइक दिस, इस प्रकार से जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस, ये लीकेज करंट नॉर्मली अगर हम देखें अगर मैं इसका वेक्टर निकालूं तो देखो आप इस प्रकार से बोल सकते हो, वोल्टेज यहाँ पर है, ठीक है, चार्जिंग करंट यहाँ पर है, और आपका लीकेज करंट यहाँ पर रहेगा। तो लीकेज करंट एंड चार्जिंग करंट का अगर मैं सम अप ले लूँ, वेक्टर एडिशन, तो आपको यहाँ पर कौन सा करंट मिलेगा, देखो टोटल करंट है कि नहीं। यहाँ पर बच्चों आपको मिल जाएगा आपका टोटल करंट। तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हो कि वोल्टेज यहाँ पर है, चार्जिंग करंट यहाँ पर है, यहाँ पर होगा सपोज आपके पास लीकेज करंट, तो लीकेज करंट एंड चार्जिंग करंट का वेक्टर एडिशन मिल जाएगा टोटल करंट। अब देखो यहाँ पर और एक चीज होती है एंगल डेल्टा। अब मैं आपको समझा दूंगा आगे कि एग्जैक्टली एंगल डेल्टा होता क्या, बट थोड़ा ध्यान से देखो। नॉर्मली नॉर्मली ये जो चार्जिंग डेल्टा एंगल जो होता है ना, वो चार्जिंग करंट ओवर द टोटल करंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, डेल्टा एंगल यहाँ पर रहेगा चार्जिंग करंट एंड टोटल एंगल के बीच में। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालने को, अगर मुझे पता है टोटल 90 डिग्री है जिसमें से इसकी वैल्यू डेल्टा है, तो ये बची हुई चीज क्या रहेगी सर, 90 में से डेल्टा माइनस कर दो सर, जो भी चीज बचेगी उसे हम बोलेंगे सर दिस एंगल, राइट ना। तो ये चीज मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे हम बेसिकली पावर फैक्टर निकालते हैं। क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो टोटल वोल्टेज ये रहेगा, ये यहाँ पर आपके पास cos ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी बनेगी, cos ऑफ 90 माइनस डेल्टा, बेसिकली cos ऑफ 90 माइनस डेल्टा, तो ये साइन डेल्टा के बराबर आता है, जो हम थोड़ी देर बाद आगे देखने ही वाले हैं। तो इससे हम इसके लिए थोड़ा वरी ना करें क्योंकि ये चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर एंगल डेल्टा बनता है चार्जिंग करंट एंड टोटल करंट के बीच में। ठीक है, एंड यहाँ पर कौन सा करंट होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आपके लीकेज करंट। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा करंट लिया जाएगा, ये आईसी करंट लिया जाएगा। और यहाँ पर दो करंट रहेंगे, लीकेज करंट, सॉरी आपका चार्जिंग करंट, ये चार्जिंग करंट इधर जाएगा, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर, चार्जिंग करंट, और इधर कौन सा करंट जाएगा आपके पास, लीकेज करंट। इससे हमें कौन सा मिलेगा, आई टोटल करंट हमें बेसिकली मिलता है। ठीक है,
आगे बढ़ लेते हैं कि आगे चीजें है क्या। देखो हमारे पास एक चीज है, वो है डिसिपेशन फैक्टर या तो डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट एंगल, जो मैं अभी डेल्टा की बात कर रहा था ना। डेल्टा आपके पास ये डेल्टा की बात कर रहा था, ये होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट एंगल। ये नाम याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट एंगल। अब ये क्या बोलता है, या फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये डिसिपेशन फैक्टर क्या बोलता है, तो डिसिपेशन फैक्टर नॉर्मली डी से दिखाया जाता है, वो होता है tan डेल्टा के बराबर। अभी ये आपको मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आएगा कैसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब ये क्या रहेगा देखो, tan डेल्टा के बराबर बेसिकली ये डिसिपेशन फैक्टर होता है। डिसिपेशन फैक्टर जो है ना, ये बहुत आसान चीज है कि लीकेज करंट डिवाइड बाय कैपेसिटिव करंट, इन दोनों का रेशियो है। अब लीकेज करंट मतलब कौन सा करंट सर, ये इधर जाने वाला लीकेज करंट ना, और यहाँ पर कैपेसिटिव करंट मतलब ये। तो अगर आपको डिसिपेशन फैक्टर निकालना था, आप क्या बोले, टैन टैन आई एल इंटू, सॉरी आई एल डिवाइड बाई आई सी, तो ये ही आपके पास क्या बनेगा, डिसिपेशन फैक्टर, या फिर हम बोलेंगे टैन डेल्टा, है ना। यही आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है क्या। देखो जी, अगर आप देखते हो बच्चा, तो देखो वोल्टेज यहाँ पर है फी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ का लीकेज करंट कैसे निकालोगे सर, लीकेज करंट हमारे पास होगा वोल्टेज बटे इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, लीकेज करंट, मतलब ये चीज है क्या, तो दिस इज बेसिकली योर लीकेज करंट, है ना। और ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर करंट क्या होता है, ओमेगा सी होता है ना, ओ सॉरी, यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना रहेगा, ओमेगा सी इंटू वी रहेगा, है ना। ये इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ये वाला हमारे पास चीज हो जाती है कि वन अपॉन ओमेगा सी मतलब ओमेगा सी वी। तो ये जो चीज दिख रही है बेसिकली वी इंटू ओमेगा सी आई, तो ये हमारे पास ये टर्म किसकी है, तो ये है सर हमारे पास आई सी की। तो देखो ना आई एल डिवाइड बाई आई सी बन गया, तो ये चीज क्या बनेगी, टैन डेल्टा, राइट ना। तो ये चीज हमारे पास चीज बन जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट योर डिसिपेशन फैक्टर, तो फॉर्मूला क्या है, ये वाला, ठीक है। अब कैसे आया, क्योंकि देखो बेटा इसका ये वोल्टेज कट जाएगा वन अपॉन इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंटू ओमेगा इंटू इंसुलेशन कैपेसिटेंस, ये आपके पास फॉर्मूला बना, ठीक है। अब इसी में ही आपके पास अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी, या फिर tan डेल्टा की, या फिर इस इक्वेशन को थोड़ी 2 मिनट के लिए ऐसा रखो क्योंकि ये चीज हमें लगेगी। तो इसकी वैल्यू सपोज 2 मिनट के लिए आप समझ लो कि आर आई की वैल्यू वन अपॉन आर आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि ये डी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या बोलोगे, मतलब सॉरी tan डेल्टा को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा आई सी, क्योंकि ये टर्म, ये जो टर्म है ना, ये देखो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वन अपॉन आर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, डी इंटू ओमेगा सी आर, डी की वैल्यू कितनी है tan डेल्टा इंटू ओमेगा सी आई हम बोल सकते हैं। तो याद रखना वन अपॉन आर आई की वैल्यू कितनी रहेगी, tan डेल्टा इंटू ओमेगा सी आई, आप इस प्रकार से बोल सकते हो। अब इसमें पावर लॉस की बात की गई कि डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस क्या रहेगा, तो पावर लॉस हमेशा क्या होता है, देखो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस मतलब इस लीकेज रेजिस्टेंस में कितने का लॉस हुआ है, लीकेज रेजिस्टेंस में कितने का लॉस होता है, हुआ है बेसिकली, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। क्योंकि लॉस ये ही रेजिस्टेंस कराएगा ना, ये लीकेज रेजिस्टेंस ही तो कराएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो ये हम कैसे निकालेंगे सर, ये देखो ये यहाँ पर वोल्टेज भी आएगा और इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वी स्क्वायर बटे आर आई, वी स्क्वायर बाय आर इज नथिंग बट योर व्हाट, पावर लॉस। तो इसीलिए मैंने ये चीज अभी बोली थी कि वन अपॉन आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कि वन अपॉन आर इंटू आप क्या करोगे वी स्क्वायर, तो वन अपॉन आर की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, ओमेगा सी आई, है ना, ओमेगा सी आई इंटू टेन ऑफ डेल्टा, ये हमारे पास वन अपॉन आर हुआ और ये वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं नॉर्मली, ये इस प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूला बनता है, तो क्या बनेगा, वोल्ट पर फेज। अब ये क्यों हमारे, सॉरी वाट पर फेज, अब ये हमारे पास वोल्टेज पर फेज का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस पर फेज में ही तो चार्ज होगा। डोंट बी थिंक लाइक दिस इज अ सर लाइन वोल्टेज, नहीं बेटा ये लाइन वोल्टेज नहीं होगा। जब भी चार्जिंग करंट की बात करोगे ना, तो अगर आपको ये वोल्टेज यूज करना रहे तो बेटा ये पर फेज यूज करना। अगर आपके एग्जाम में दिया जाए लाइन वोल्टेज, तो उसको √3 से डिवाइड करके आप पर फेज वैल्यू यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, ये चीज समझ लो। यस, और अभी अभी मैंने एक चीज आपको बोली थी कि डाइलेक्ट्रिक फैक्टर, तो आपको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस का। और पावर फैक्टर मैंने बोला था कि कॉस ऑफ वोल्टेज का, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड टोटल करंट, तो इसके बीच में एंगल कितने का है, कॉस 90 माइनस डेल्टा। तो देखो कॉस 90 माइनस डेल्टा मतलब साइन डेल्टा, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसी चीज पूछी जाती है
ऐसी चीज पूछी जाती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट रिलेटेड टू द डिसिपेशन फैक्टर इन पावर फैक्टर टर्म। यस, पावर फैक्टर के टर्म में कौन सा एंगल सही है। तो हमें नॉर्मली क्या होता है ना कि पावर फैक्टर मतलब कॉस से रिलेटेड टर्म याद रह जाती है, बट याद रखना यहाँ पर कॉस में से कॉस में से 90 माइनस 90 में से ये डेल्टा माइनस हो रहा है ना, तो इसलिए ये साइन डेल्टा होगा, याद रखना ये साइन डेल्टा होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ करता था हमारे पास, यहाँ पर हुआ करता लीकेज करंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ करता था आपके पास, लीकेज करंट, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। साथ ही साथ मैं यहाँ पर फिर से एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर चार्जिंग करंट, यहाँ पर हमारे पास लीकेज करंट, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आई टोटल करंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये बेसिकली डिसिपेशन फैक्टर या तो डाइलेक्ट्रिक लॉस टेंजेंट एंगल हम निकाल सकते हैं और पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अब ये जो थोड़ी सी एक चीज है ना, ये थोड़ा आपको समझना है, इसमें ना बहुत सारे कैपेसिटेंस निकाले जाते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप देखोगे तो। क्या है कि अगर मैं सपोज 3 कोर केबल लेता हूँ, तो 3 कोर केबल मतलब ऑब्वियस सी बात है 3 कोर रहेंगे, एक आर फेज के लिए, एक वाई फेज के लिए बच्चों, और तीसरी हमारे पास रहेगी बी फेज के लिए। तो ये 3 कोर है, क्योंकि हम अभी 3 कोर की बात करें। अब 3 कोर में अगर हमें 3 कोर में अगर बेटा हमें पर फेज कैपेसिटेंस निकालना रहा तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 कोर में अगर मुझे पर फेज कैपेसिटेंस निकालना रहा तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो ठीक है, पर फेज कैपेसिटेंस आएगा कैसे सर, एक तो कंडक्टर एंड ये ग्राउंड, ये जो शीथ है ये ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, तो हम पर फेज कैसे देखते हैं, कोई भी एक फेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके बीच की जो चीज रहेंगी वही तो हमारे पास फेज क्वांटिटी होती है ना, जिसे हम वोल्टेज बोले, या फिर इसके बीच में कैपेसिटेंस निकाले तो हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, फेज कैपेसिटेंस बोल देंगे। अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अगर मैं आर फेज की बात कर रहा हूँ, ओनली आर फेज, तो यहाँ पर आर फेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये चीज बनी, अब ये वाई फेज है, वाई फेज को एक सेकेंड, ये वाई फेज है सपोज आपके पास, जस्ट मैं आपको कलर भी दे रहा हूँ सो दैट आपको भी फील आ जाए। ये वाई फेज है, थोड़ा ध्यान से देखना। और लास्ट वाला कौन सा फेज रहेगा हमारे पास, बी फेज रहेगा, ठीक है। यह हमारे पास बी फेज रहेगा। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर दो टाइप के कैपेसिटेंस होते हैं जिनको समझना इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बेटा, ये चीज जो है ना, ये बेसिकली सबसे बाहर वाला हिस्सा सर्विंग होता है, या फिर हम इसको शीत भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ना। तो कंडक्टर एंड शीट के बीच में, क्योंकि ये पूरी की पूरी शीट ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ग्राउंड एंड किसी भी कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पर फेज कैपेसिटेंस। बट जो पर फेज कैपेसिटेंस अभी हमें फिलहाल दिख रहा है, तो इसमें बेटा हम सीधा इसको पर फेज कैपेसिटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि वी हैव वन 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 मोर कैपेसिटेंस जो हमारे पास सीसी है, जो कि हमारे पास तीनों फेज में दिख रहा है। जो अगर कोर पे अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कोर है, तो कोर मतलब किसी भी कंडक्टर का कोर एंड शीट के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा बेटा, इसे हम बोलते हैं सी एस सी, सॉरी सी सी बोलते हैं, सी एस बोलते हैं हम इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये शीट का कैपेसिटेंस है। सी एस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये शीट कैपेसिटेंस है, आप यहाँ पर भी सकते हो फेज शीट कैपेसिटेंस, सी एस मतलब फेज एंड शीट के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसे हम बोलेंगे शीट कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद एक जो कैपेसिटेंस, देखो ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, तो कोर कोर के बीच में या तो इनर फेज के बीच में, इन फेज के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसे हम बोलेंगे कोर कैपेसिटेंस, या तो फेज टू फेज कैपेसिटेंस या तो इनर फेज कैपेसिटेंस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज हमने देख ली, ठीक है। तो आर वाई बी ये जो 3 कोर है, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस क्रिएट होंगे, आर एंड वाई के बीच में ये कोर कैपेसिटेंस, बी एंड वाई के बीच में ये कोर कैपेसिटेंस, एंड आर एंड बी के बीच में कोर कैपेसिटेंस, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टार डेल्टा लगाता हूँ, ये सीसी है, सीसी है, सीसी है, राइट ना। तो अब बच्चों इसमें अगर मैं सबकी वैल्यू इक्वल इक्वल है, इसको अगर मैं स्टार में कन्वर्ट कर दूँ तो आप सभी लोग क्या बोलोगे, डेल्टा टू स्टार जब कैपेसिटेंस में जाते हो तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये C1 तो हटा दो सर 2 मिनट के लिए, आप यहाँ पर कुछ ना इस प्रकार से चीजें लिखो जो अब हम कहना चाहते हैं। सर हर एक कैपेसिटेंस सर 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस के केस में रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस के हिसाब से चीजें अपोजिट चलती है। तो दिस विल बी अ 3 इंटू सी एस, सॉरी सी सी, यस सी सी, दिस विल बी अ 3 इंटू सी सी, दिस विल बी अ 3 इंटू सी सी, यस ना, दिस विल बी अ 3 इंटू सी सी।
अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट बेसिकली बन चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको फील आए इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि ये इस प्रकार से हमने स्टार डेल्टा कन्वर्जन जब किया तो लाइक दिस हमारे पास चीजें बनी। ठीक है, लाइक दिस हमारे पास ये चीज बनी। अब अगर ये चीज ऐसे बनेगी तो आप देख सकते हो कि मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ऊपर वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू सी एस है और नीचे वाली की कितनी है, 3 × CC है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इधर भी आपके पास, ऊपर भी आपके पास क्या रहेगा बेटा, ग्राउंड, नीचे भी आपके पास क्या रहेगा, ग्राउंड। थोड़ा ध्यान से देखना, ग्राउंड कनेक्टेड है और बीच में कोर है, तो दो चीजें ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन थिंक लाइक दिस कि हियर इट इज योर आर फेस, और बेटा ये कैपेसिटेंस कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड है जो कि ग्राउंड से है, 3 × CC। चलो अच्छे समझा देता हूँ, 3 × CC, और दूसरा कैपेसिटेंस यहाँ से ही कनेक्टेड है लाइक दिस, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वो है CS। तो ये दोनों कैपेसिटेंस आपके पास कैसे कनेक्टेड, तो आप बोलोगे सर पैरेलल में। ठीक है ना। तो अगर बच्चा आप यहाँ से इक्विवेलेंट सी फेज कैपेसिटेंस देखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, तो उसकी वैल्यू देखो बेटा इतनी बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी, ये इतनी बनेगी, CS + 3 × CC। तो आप इस प्रकार से फेज कैपेसिटेंस निकाल सकते हो जब आप कोई भी चीज यहाँ पर छेड़छाड़ी नहीं करोगे। तो फेज कैपेसिटेंस मिल गया। ठीक है, तो जो हमारे पास फेज कैपेसिटेंस हमें सपोज मिल गया, अब इससे हम चार्जिंग करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्जिंग करंट कितना लेगा, तो हमें पता है ना कि कोई भी करंट हम कैसे निकालते हैं सर, वोल्टेज कैपेसिटेंस के लिए 1/1/ω/C करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ω/C × वोल्टेज, है ना, इस प्रकार से। बट ओमेगा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2πf, और ये कैपेसिटेंस पर फेज वाला करंट लेता है अगर चार्जिंग के लिए, तो कैपेसिटेंस भी हमें पर फेज में ही चाहिए। ठीक है, और वोल्टेज भी हमें कैसे चाहिए, पर फेज में ही चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास चार्जिंग करंट का ये फॉर्मूला बनता है। कुछ नहीं, अगर आप कभी भूल जाओ जिंदगी में तो बेटा इस प्रकार से ये फॉर्मूला निकाल सकते हो कि करंट जो होता है हमेशा वोल्टेज बटे रिएक्टर कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहेगा, तो 1/1/ω/C रहेगा। तो 1/ω/C मतलब ω/CV, और ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे 2πf/CV। और करंट हमारे पास अगर पर फेज में है तो ये भी पर फेज में रहेगा और ये वोल्टेज भी पर फेज में रहेगा। तो इन दिस वे यू कैन डेवलप दिस इक्वेशन। ओके, तो ये बहुत आसान है, अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो ये चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, अब ये चीज मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये चीज आपके नोट्स को खराब कर सकती है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको चीज वाले सभी चीजों को मैं बेसिकली हटा देता हूँ। गॉट इट एवरीवन? यस। तो ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एम्पियर पर फेज है बेसिकली, तो ये कैपिटल ए होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी गलती है जिसको मैं अभी रेक्टिफाई करके देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैपिटल ये होना चाहिए, ना कि आपके पास स्मॉल है, तो एम्पियर पर फेज रहेगा। तो होपफुली ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास और एक चीज है कि अगर आपको प्रैक्टिकली अगर CS एंड CC अगर मेजर करना है, क्योंकि आपको पर फेज कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या बना, पर फेज कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या बना, तो आप बोलोगे सर 3 × CC प्लस हम बोलेंगे सर CS बना सर। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको पर फेज कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको CC पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको CS पता होना चाहिए, तभी जाकर तो आप पर फेज कैपेसिटेंस निकाल लोगे, है कि नहीं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली यही इस चीज में हमें देखना है कि हम CC एंड CS को निकालेंगे कैसे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इसकी पहली स्टेप क्या देखो, connect all the conductors together and measure the capacitance between any two conductor to the C। सभी जो कंडक्टर है मतलब R फेज, Y फेज एंड B फेज, सभी को एक साथ कनेक्ट कर दो। अब मैं अगर इसको शॉर्ट करा दूंगा तो ये कैपेसिटेंस पूरे नलीफाई हो जाएंगे, है ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इस बात को समझो, इस कैपेसिटेंस का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि हमने इस सभी को शॉर्ट कर दिया। तो हम 2 मिनट के लिए अगर मैं सपोज आपको समझाने के लिए बात करूं, क्योंकि कैपेसिटेंस को शॉर्ट कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसका कोई भी मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं। ये कैपेसिटेंस सपोज चले गए आपके पास, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना कैपेसिटेंस। तो आपके पास ये डायग्राम बनेगी कैसे, आप थोड़ा प्यार से देखो। तो आप क्या बोलोगे, सर ये देखो आर वाई एंड सर हमारे पास ये जो बी है, तो ये चीज सर एक ही जगह पर है। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट, आपको अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आर वाई बी है ना, तो बेटा यहाँ पर देख लो, आपने इसको ग्राउंड किया हुआ है, पूरी शीट आपकी ग्राउंडेड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आर वाई बी तो एक ही पॉइंट है, तो देखो आर वाई बी एक ही पॉइंट है, और इसका हर एक टर्मिनल, इस हर एक कैपेसिटेंस का हर एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है।
तो इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटेंस आपस में कैसे हो गए बेटा, पैरेलल। C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब C हमारे पास है बेसिकली सभी वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे रहेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होंगी। जब हमने इन दोनों को शॉर्ट किया तो इसके बीच का कैपेसिटेंस गोज ऑन, इन दोनों को शॉर्ट किया तो इसके बीच का कैपेसिटेंस गोज ऑन, और इन दोनों को शॉर्ट किया तो इन दोनों का कैपेसिटेंस गोज ऑन। मतलब फिलहाल हमारे लिए आर वाई एंड बी सेम ही है, और ये ग्राउंड हमारे पास सेम ही है, तो सभी के लिए आर एंड ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस है, आर आर बी वाई एंड बी के बीच में ये कैपेसिटेंस है, और सपोज इसके बीच में ये कैपेसिटेंस आप बोल सकते हो। तो कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो, उसके बीच में हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा ना, आर एंड बी एंड वाई एंड बी के बीच में, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये चीजें आपके पास कैसे मिलेगी, पैरेलल में। तो हम यहाँ पर बोल क्या सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो इसे मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। तो C1 C2 C3 बोलने से बेहतर है इसकी वैल्यू कितनी थी आप ये बोल दो, तो ये चीज़ आपके लिए आसान रहेगी। तो आप बोलोगे सर अब हम ये बोल सकते हैं, अब हम सर ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू है सर हमारे पास CS, इसकी वैल्यू है CS, इसकी वैल्यू है CS। तो अब हमारे पास ये तीन कैपेसिटेंस पैरेलली कनेक्टेड है, तो इन तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या बोलेंगे C इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, मतलब C1 हम बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पर C इक्विवेलेंट मतलब C पर फेज नहीं बोल सकते। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर स्टेप परफॉर्म किए, तो पहले स्टेप में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिला वो 3 × CS मिला, ठीक है, जो कि हमें पर फेज कैपेसिटेंस में क्या फॉर्मूला था हमारा, अभी अभी हमने देखा था, हाउ वी कैन कैलकुलेट द पर फेज कैपेसिटेंस, 3 × CC प्लस हम बोलेंगे CS, यही था ना, अभी अभी हमने इस वाले फॉर्मूले को डिराइव किया था। तो यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, CA की वैल्यू आपने निकाल ली, CA मतलब 3 × CS, तो यहाँ से मैं CC की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो CS को मैं कैसे लिख सकता हूँ, CA/3 भी मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं, CA/3 भी मैं लिख सकता हूँ, ये बहुत आसान है। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया जिसको मैंने सपोज कुछ नाम दे दिया, 2 इक्वेशन या तो 1 इक्वेशन जो भी है, ठीक है, कोई भी नाम दे दो। तो इसको सपोज मैंने इक्वेशन 2 बोल दिया, आप 1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 बोल दिया। क्यों, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कौन सा, जो नॉर्मल हमने यहाँ पर देखा ना। बेसिकली बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है जो मैंने यहाँ पर लिखा ना, देखो कहाँ गया कहाँ गया, ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आप देखोगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, या फिर आप इसको भी इक्वेशन नंबर 1 अभी बोल सकते हो, क्योंकि हमने इसको बना दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आगे हमारे पास दूसरी स्टेप में क्या करना होता है, तो इस बात को थोड़ा प्यार से समझ लेना, इसके बाद ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें है नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो इस वाले स्टेप में करना क्या होता है, देखो इसमें क्या करना होता है कि प्रैक्टिकली हम मेजर कर रहे हैं ना, तो देखो हमें CS एंड ए के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें कुछ भी करके अगर CC मिल जाए, तो CS एंड CC मिल गया, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना। तो इसमें क्या करना होता है कि कोई भी दो कंडक्टर, मतलब यहाँ पर कौन सा था Y एंड हमारे पास B, इसको पहले तो बेटा शॉर्ट कर दो एंड उसको सीधा सीधा ग्राउंड से शॉर्ट कर दो, ठीक है। कनेक्ट एनी 2 कंडक्टर टूगेदर एंड टू शीट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब 2 कंडक्टर या तो 2 कोर एक साथ शॉर्ट कर दो एंड उसको सीधा आप शीट से शॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक चीज़ परफॉर्म करनी होती है, जो कि हमने क्या किया था प्रीवियस केस में, इन सभी कोर को बेसिकली आपस में शॉर्ट किया था। अब हमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि कोई भी 2 कंडक्टर इस प्रकार से आप शॉर्ट कर सकते हो, और उसको सीधा शीट से शॉर्ट करोगे, देखो ये कैपेसिटेंस चला गया और ये कैपेसिटेंस चला गया। अब अगर मैं एक्चुअल में पिक्चर दिखा दूँ तो आपके पास पिक्चर दिखेगी ऐसे है कि सर ये वाला कैपेसिटेंस गोज ऑन, थोड़ा अगर आप प्यार से देखोगे तो दिस कैपेसिटेंस इज गोज ऑन एंड आफ्टर दैट दिस कैपेसिटेंस इज गोज ऑन, राइट ना, दिस कैपेसिटेंस इज गोज ऑन। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि सर ये दोनों कैपेसिटेंस इन पैरेलल, और सर ये सीरीज, और इधर सर हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, क्योंकि इधर भी हमारे पास ग्राउंड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ये 2 कैपेसिटर पैरेलल में, उसके सीरीज में एक कैपेसिटेंस है, और वो बेसिकली CB, मतलब सेकेंड टाइम हम ले रहे थे, इसको हम ले लिया CB। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसीलिए हमारे पास जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात की जाएगी, तो देखो यहाँ पर CC 2 इन पैरेलल और एक CS, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक फेस, यहाँ पर मैं सपोज ग्राउंड मान लेता हूँ, तो हियर इट इज माई ग्राउंड। अब यहाँ कौन सा कंडक्टर होगा, यहाँ पर होगा देखो हमारा R कंडक्टर, सपोज दिस इज माई R कंडक्टर, दिस इज माई Y कंडक्टर एंड दिस इज माई B कंडक्टर। तो ये यहाँ पर R कंडक्टर, तो ये देखो ये ग्राउंड हो गया, या इसको आप ग्राउंड बोलो, या फिर आप इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने यही चीज़ ग्राउंड से कनेक्ट की है, तो आप इसको BY भी बोल सकते हो, ठीक है, BY भी बोल सकते हो। तो ये इस प्रकार से अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो CB इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, देखो CS
प्लस 2cc, ठीक है ना, Cs प्लस 2cc मिल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो दोनों की एडिशन हो जाएगी, और सीरीज मतलब ये जो दोनों चीजें रहेंगी, तो Cs प्लस 2cc हमें Cb मिल जाएगा, क्योंकि हम अगर इक्विवेलेंट देखें तो। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो Cs की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी कि Ca/3 था, और प्लस 2cc यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो प्रीवियस हमारे पास प्रीवियस यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा बेसिकली, इसको भी अगर हम अरेंज करते तो Cc का इक्वेशन, क्योंकि ये 3 ये Cb से मल्टीप्लाई होगा, अगर आप देखोगे तो 3Cb माइनस Ca बनेगा, और ये 2 डिवाइड बाय में आ जाएगा, ठीक है ना, यस। और ये 3 हमारे पास बेसिकली ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो यहाँ पर C आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास चीज़ें बनेगी है, तो अगर आप थोड़ा सा प्यार से देखोगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो Cc का इक्वेशन देखो हमें ये मिल गया, एक ये Cc का इक्वेशन मिल गया, और इसके जस्ट पहले हमें और दो इक्वेशन मिले थे। पहला इक्वेशन क्या था कि C पर फेज का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमने देखा था 3 इंटू Cc प्लस Cs, ये पहला इक्वेशन था बच्चों। एंड उसके बाद जस्ट दूसरा इक्वेशन हमने अभी अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि हमारे पास Cs इज इक्वल टू क्या था, Ca/3, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, तो हम करेंगे सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, मतलब ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, Cs एंड Cs की वैल्यू यहाँ पर, मतलब Cs की वैल्यू Cc एंड Cs की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद मतलब इस इक्वेशन में देखो ये चीज़ आपको यहाँ पर भी दिख रही है, इस इक्वेशन में अगर हम ये सभी चीज़ पुट कर लेंगे तो फाइनली यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब ये मैं बताते नहीं बैठूंगा कि भाई सभी आया कैसे, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन बेसिकली। तो ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रकार से पर फेज कैपेसिटेंस निकाल लेते हो, जिसमें आपको Cb एंड Ca के फॉर्म में ये चीज़ मिल जाएंगे, क्योंकि Cb आपको पता है, Ca भी आपको पता है, राइट। और इसमें और एक स्पेशल केस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है, स्पेशल केस को आपको याद रखना पड़ेगा, बट उससे पहले ये ग्राउंड हम कंप्लीट करा लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस क्या है कि कैपेसिटेंस बिटवीन अ कोर विद थर्ड कोर ओपन, मतलब एक कोर आपकी ओपन हो जाए, अगर ऐसा हमारे पास ये भी केस हो सकती है। तो ये एक बार गेट में पूछा गया, तो इससे याद रख लेना, ये कोर कंप्लीटली ओपन हो गई आपके पास, एक कोई भी कोर कंप्लीटली ओपन हो गई। देन अगर सपोज आप यहाँ पर आर है, यहाँ पर वाई है ना, तो इसके बीच में फेज कैपेसिटेंस निकालोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। आप करके देख लेना, एक कोर आपकी कंप्लीटली चली गई है, तो यू विल गेट दिस थिंग, यस दिस थिंग इज एज एन आंसर, ओके। तो याद रखो ये स्पेशल केस है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये कभी पूछा नहीं जाता, बट इन फ्यूचर भी आपको कभी कभार पर ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हम थोड़ा इसका थिकनेस कम कर देते हैं, सो दैट ये चीज़ लिखने में हमारे लिए बेटर हो जाए। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको देखना है। तो इस प्रकार से हम Cc एंड Cs एंड पर फेज कैपेसिटेंस बेसिकली प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर क्या था हमारे लिए, y था, ठीक है ना, ठीक है, यस। अब और एक चीज होती है इसमें, दो तीन ही स्लाइड अभी बाकी है जिनको आपको देखना है, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस एंड वोल्टेज ग्रेडियंट ऑफ द केबल। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस एंड वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है केबल में। देखो बच्चों, ये है क्या, मैं आपको ये चीज तो पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे। तो ये चीज है सर, ये हमारे लिए कोर है ना। तो ये कोर है, थोड़ा अच्छे से मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। दिस इज आवर कोर, राइट ना। तो इसका मतलब कोर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कि नहीं। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है कोर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर जहाँ पर कंडक्टर है तो वहां पर करंट जा रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बेटा सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम इसके दूर भागेंगे, कंडक्टर के दूर भागेंगे, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आपके पास कम मिलेगा। मतलब शीत पर या फिर नियर टू द शीत अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस सर यहाँ पर कम रहेगा, और यहाँ पर सर ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पर हम मैक्स बोल सकते हैं, और यहाँ पर सपोज हम बोल सकते हैं मीन हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अगर कभी आपको पूछा, तो सरफेस के ऊपर बेटा, कोर के सरफेस के ऊपर, मतलब कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है, और शीत के सरफेस के ऊपर, शीत है ना, ये शीत के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम होता है, ठीक है।
इसके ये फॉर्मूलेस हैं, आप मतलब अच्छे से देख लोगे तो ये फॉर्मूले भी पूरे डिराइव करके आते हैं, बट आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है कि इसका इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है दैट विल बी अ V अपॉन R ln ऑफ एक्सटर्नल रेडियस बटे इंटरनल रेडियस, है ना, एक्सटर्नल रेडियस बटे इंटरनल रेडियस। तो आप अगर देख रहे हो तो जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस है वो बेसिकली 1 अपॉन इंटरनल रेडियस पर इस प्रकार से डिपेंड है, इंटरनल या तो एक्सटर्नल। इसको मैं सपोज x मान लेता हूँ, तो ये बेसिकली क्या रहेगा, इसका कोई भी एक डिस्टेंस रहेगा, सपोज x डिस्टेंस कहीं कौन से भी जगह पर x डैश हुआ, या फिर यहाँ पर हम बोलेंगे x मैक्स होगा, तो x मैक्स किसके बराबर आएगा, कैपिटल R के बराबर, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वो बेसिकली वो रेडियस की वेरिएबल रेडियस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखना है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आप यहाँ से सेंटर से भाग रहे हो ना, x की वैल्यू मतलब सेंटर से रहेगी, तो आपको दिखाई दे रही कि x की वैल्यू अगर हमारे पास x की वैल्यू अगर r के बराबर होगी तो मतलब हम कहाँ पर है, तो कोर के सेंटर पर है, तो इसीलिए हमारे पास कोर के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है। बट अगर हम ये रेडियस बढ़ा रहे और x की वैल्यू हमारे कैपिटल R के बराबर आ गई, मतलब आउटर रेडियस के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे सर, इस x की वैल्यू अगर हमारे पास कैपिटल R के बराबर होगी तो हमें मिनिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एंड ये जो रेडियस वाला पार्ट है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस चीज को समझ सकते हो। और हाँ, इस इससे ना एक चीज समझ भी लो कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस अगर मैक्सिमम है और यहाँ पर बेटा अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मिनिमम है, तो इसमें एक वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है सपोज और यहाँ पर कम वोल्टेज, और वोल्टेज अगर ज्यादा है तो यहाँ पर जो भी लीकेज रेजिस्टेंस है, तो इस लीकेज रेजिस्टेंस से बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम जिसे बोलेंगे, इसमें से लीकेज करंट फ्लो होगा ना, और जितना ज्यादा लीकेज करंट फ्लो होगा आप आपका केबल डैमेज होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि लीकेज करंट ज़्यादा होगा तो आपके पास I2R लॉसेज ज़्यादा होंगे, तो हीटिंग ज़्यादा होगी। तो याद रखो कि अगर ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज़्यादा होना और यहाँ पर कम होना, इससे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसमें से लीकेज करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और I2R लॉस होने की वजह से, मतलब जिसे हम डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस होने की वजह से केबल डैमेज भी हो सकता है। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो हमें ट्राई करना होता है कि यहाँ का इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एंड यहाँ का इलेक्ट्रिक स्ट्रेस हमारा इक्वल हो, ठीक है। यहाँ ई और यहाँ का ई, मतलब यहाँ पर मैं E1 बोलता हूँ, यहाँ पर मैं E2 बोलता हूँ, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि E1 इज इक्वल टू E2, ऐसा होना चाहिए सो दैट हमारा केबल डैमेज ना हो। बट अमूमन हमारे पास होता क्या है कि एक कोर के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है एज कम्पेयर टू द सीट के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। The insulating layer which is closed to the conductor has the maximum electrical field. Yes, अभी मैंने बोला कोर के नजदीक क्या रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एज कम्पेयर टू द लेयर विच इज क्लोज टू द शीथ, जो लेयर शीथ के नजदीक रहेगी उसके हिसाब से। दिस विल कॉज द इंक्रीजिंग द वोल्टेज ग्रेडियंट, इससे क्या होगा कि वोल्टेज ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, सो दैट लीकेज करंट इज इंक्रीज, इससे हमारे पास लीकेज करंट इंक्रीज होगा, एंड हैंस हीटिंग ऑफ द केबल विल ऑकर एंड केबल में डैमेज, इससे हमारे पास केबल डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। इस स्लाइड में हमने दो चीजें देख ली कि हमारे पास कोर के नजदीक ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है एंड हमारे पास शीथ के नजदीक ज्यादा कम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है। और इम्पोर्टेंट बच्चों ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, साथ ही साथ आपके पास इससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेस है वो आपके पास दोनों पॉइंट के ऊपर सेम ही होना चाहिए। देखो अब नॉर्मली होता है, ध्यान से देखो कि हमें पता है, ये थोड़ा थोड़ा प्यार से समझो कि ये कोर है ना, ये कोर है और ये शीत है, तो ये शीत, ये कोर से लेकर शीत से बेसिकली ये जो डिफरेंस होगा इससे तो बेसिकली आपका कंडक्टर का साइज डिसाइड होगा। बट हमें पता है, अब यहाँ पर एक और एक चीज समझ लो कि अगर ये कोर है उतना ही, अब मैं इसने इंसुलेशन बढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ देखो कंडक्टर की साइज भी बढ़ रही है, और भी आपके पास कंडक्टर की साइज बढ़ सकती है। इसको थोड़ा सा ना एनिमेशन के जैसा समझने की कोशिश करो कि मैं क्या करें, कोर को उतना ही रखा तो इंसुलेशन देखो पहले तो इतना रहेगा, देन इंसुलेशन बढ़ा रहा हूँ, इंसुलेशन मेरा कुछ भी मैं कर सकता हूँ, जितना हो सके उतना मैं इंसुलेशन बढ़ा सकता हूँ। बट इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा कि इंसुलेशन कितना लगाना है, क्योंकि इंसुलेशन कॉस्टलियर चीज़ है, इंसुलेशन महंगी चीज़ है। अगर आप सोच रहे हो कि इस इंसुलेशन के लिए
इतना इंसुलेशन इनफ है, तो ये बेसिकली मतलब कम दोगे तो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि इंसुलेशन अगर कम रहेगा तो अगर हम उसको हाथ लगा देंगे तो लीकेज करंट का ज़्यादा झटका हमें लग सकता है। और इंसुलेशन हम इतना भी ज़्यादा नहीं रह सकते कि हमारे पास महंगाई इतनी हो जाए बल्कि कि कोई गरीब लोग इसको खरीद भी ना पाए। ठीक है, तो हमें बेसिकली कंडक्टर की जो साइज रहेगी वो दो तरीके से हमें चेक करनी पड़ेगी। एक तो हमारी इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो जाए और महंगा भी कंडक्टर ना हो। ठीक है, तो मतलब हम इंसुलेशन इतना भी कम नहीं रखेंगे, इतना भी कोर के नजदीक नहीं रहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो जाए केबल, और उतना ज्यादा भी हम केबल का साइज नहीं रखेंगे कि उस केबल में ना इंसुलेशन की बहुत मतलब इंसुलेशन बड़ा रहेगा, ज्यादा रहेगा तो कंडक्टर की महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इंसुलेशन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा कॉस्टलियर चीज़ रहेगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास सॉल्यूशन होता है, वो होता है इकोनॉमिकल साइज ऑफ द केबल। मतलब इसमें से हमें ये चीज़ देखना है कि ऐसी कौन सी साइज हम रखें बेसिकली केबल की जो इकोनॉमिकल रहेगी। अब इकोनॉमिकल रहेगी मतलब हमें इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल जो आइसोलेशन है वो भी प्रॉपरली मिले और केबल महंगा भी ना हो। समझने की कोशिश करना, केबल आपका महंगा भी ना हो और केबल हमारे पास ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी प्रोवाइड करे, क्योंकि हम इंसुलेशन से बेसिकली कंडक्टर की साइज आपका कॉस्ट ज़्यादा वेरी होता है, क्योंकि कंडक्टर तो जितना लगना रहे उतना तो लगेगा ही लगेगा। यस, बट इंसुलेशन हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इंसुलेशन कितना कम ज़्यादा करना ये चीज़ हम बेसिकली इकोनॉमिकल साइज ऑफ द केबल में देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें बेसिकली देखो, यस इसमें बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस वाला जो पॉइंट है ना, यस इस वाले इक्वेशन में ये डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, क्योंकि हमें आर वेरी करना पड़ेगा, यहाँ पर रेडियस बेसिकली वेरी करनी पड़ेगी, कितना हमें कंडक्टर की साइज रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें पता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला कंडीशन जब हम लगाते थे इसको डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू 0, तो इसको पूरा डिफरेंशिएट करने के बाद आपको बेसिकली ये रिलेशन मिलता है। अभी मैं इसको पूरा प्रूफ नहीं करते बैठता कि यहाँ पर यू इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो, ये आप इसमें एक्सपर्ट हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चा आपके पास ना ये बेसिकली पहले रिजल्ट मिलता है, दिस थिंग आर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, मतलब आउटर रेडियस बटे इंटर रेडियस, इनकी वैल्यू मिलती है ई के बराबर, और ई की वैल्यू होती है 2.718 अगर आप निकाल लोगे तो आर की वैल्यू अगर मैं ये आर इधर मल्टीप्लाई करा दूं, स्मॉल आर इधर मल्टीप्लाई करा दूं, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2.718, ये बेसिकली आपके पास साइज होनी चाहिए। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरा आर 1 मीटर है, जस्ट मैं मीटर की बात जस्ट सॉरी सेंटीमीटर है, सपोज सेंटीमीटर है, आर 1 सेंटीमीटर है, तो कैपिटल आर मतलब इंसुलेशन आउटर से, या फिर हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी, 2.71 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये होता है बेसिकली इकोनॉमिकल साइज। तो इतने टाइम्स हमारे पास बड़ा होना चाहिए कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस इज 2.7 टाइम्स ऑफ द इंटरनल रेडियस होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर आप सपोज ये देखो ना एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो इसको अगर आप सपोज ड्रॉ करोगे तो आपको देखो ये टर्म आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो इतना जो रीजन कहलाता है अप टू दिस पॉइंट आपको देखो इकोनॉमिकल स्ट्रेस भी आपका कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, बट उसके आगे जाओगे तो देखो इकोनॉमिकल पॉइंट आपके पास फिर से बढ़ते जाएगा। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो ये जहां पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जिस पॉइंट के ऊपर, उससे पहले वाला पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, इकोनॉमिकल, या फिर हम बोलेंगे सेफ पॉइंट भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर खर्चा भी कम लगेगा और सेफ कंडक्टर भी होगा। और उसके आगे अगर हम देखें तो ये चीज़ तो सेफ होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो अनसेफ भी रहेगा और महंगा भी बहुत सारा कंडक्टर बन जाएगा। तो याद रखना ये कर्व इंपॉर्टेंट है। तो 1/e की वैल्यू हमें पता है ना कितनी, 1/e की वैल्यू आप निकाल लेना, क्योंकि 2.71 का ये आपको रेसिप्रोकल लेना है, 2.718 का रेसिप्रोकल लेना है, जो भी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इन दोनों के पहला वाला पोर्शन सेफर इकोनॉमिकल पोर्शन होता है, और ये हमारे पास अनइकोनॉमिकल है ना, अनसेफर होता है। ठीक है, अब अभी अभी हमने बात की थी सर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की, तो अभी देखो बच्चा हमने कैसे निकाला था थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, R2 माइनस R1 ना। अब हमारे लिए R2 मतलब एक्सटर्नल R है, एक्सटर्नल रेडियस, R1 मतलब इंटरनल रेडियस, कोर का रेडियस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो R2 माइनस R को ही हमने कैपिटल R माइनस कैपिटल स्मॉल r कर दिया, जो कि अगर मैं कैपिटल R को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r लिखूँ तो ये फॉर्मूला बनता है, इसमें से R कॉमन लोगे और इस 1 में से ये माइनस कर दोगे तो ये नंबर आ जाता है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है बेटा हमारे पास 1.71 इन टाइम्स मल्टीप्लाई विद आर, तो ये थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का फॉर्मूला है।
तो होपफुली आपको ये इकोनॉमिकल साइज का भी चीज़ समझ में आ गई होंगी। उससे पहले मैंने इससे रिलेटेड यहाँ पर 2-3 लाइन लिखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द केबल फॉलोइंग मेथड्स आर यूज। अगर आपको सेफ ऑपरेशन केबल का करना है तो 2 मेथड हम बेसिकली यूज कर लेते हैं। एक होता है मोस्ट इकोनॉमिकल साइज, जो कि हमने अभी अभी देखा इकोनॉमिकल साइज, और एक होता है बेटा ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग क्या होगा हम देखेंगे। सेफ ऑपरेशन कराना है केबल को, तो मोस्ट इकोनॉमिकल साइज केबल की ढूंढो कि हमें कैपिटल आर कितना रखना पड़ेगा। तो आपको ये चीज मिली कि 2.71 टाइम्स ऑफ द स्मॉल आर रखो, तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल साइज है। अब ये ग्रेडिंग ऑफ केबल क्या रहेगा, इसे हम देखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ग्रेडिंग ऑफ केबल है क्या। तो देखो यहाँ पर रखा है मैंने, टॉपिक रखा है ग्रेडिंग ऑफ केबल। तो इस बात को भी थोड़ा प्यार से समझ लेना है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से ये सेकंड लास्ट पीपीटी है आज के सेशन की, तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखो। तो ग्रेडिंग ऑफ केबल क्या रहेगा, क्यों लगता है बेसिकली, ये भी हम देखेंगे। मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेस टू द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन इज कॉल्ड एज अ ग्रेडिंग ऑफ केबल थ्रू आउट द थिकनेस, थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन इज कॉल्ड एज अ ग्रेडिंग ऑफ केबल। मतलब ये चीज हमें देखिए, अभी अभी हमने क्या देखा था कि अगर हम कंडक्टर के सरफेस पर देखें तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है, और शीट के सरफेस पर देखें तो हमें मिनिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग मतलब हम यहाँ पर एक जुगाड़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है उतना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है, उतना यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है कि ये जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है दोनों जगह पर सेम रहेगा। तो सुनो, अगर सपोज यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है यहाँ पर ही रहेगा, तो यहाँ से यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही सपोज यहाँ पर भी एक वोल्टेज रहेगा, और यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहा भी, तो सेम वोल्टेज होने की वजह से, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 10 वोल्ट है सपोज, और यहाँ पर 10 वोल्ट, जस्ट मैं आपको बताने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से बेटा लीकेज करंट कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सेम पॉइंट के ऊपर, सेम वोल्टेज के ऊपर दोनों पॉइंट है, तो लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर इसमें से लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लॉस भी तो नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिकल लॉस भी तो आपके पास बहुत कम होगा। और डाइलेक्ट्रिकल लॉस अगर कम होगा तो आपके पास क्या होगा, हीटिंग भी आपके पास बेटा बहुत कम होगी, है ना, हीटिंग भी आपके पास बहुत कम होगी। तो ये चीज आप समझ सकते हो, हीटिंग कम होगी, हीटिंग कम होगी तो फिर आपके पास केबल ज्यादा दिन तक आपके पास टिकेगा, तो वो मतलब सेफ भी रहेगा केबल। हम सेफर साइज भी इसकी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल तो नहीं बोलेंगे बट सेफर साइज तो हम इसकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 2 मेथड है, एक है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, और दूसरी चीज है बेटा इनर शीथ या फिर इंटर शीथ ग्रेडिंग हम करते हैं, ठीक है। अब उससे पहले मैं चीज आपको बताता हूँ कि हमने इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला देखा था बेटा, नॉर्मल फॉर्मूला। तो Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन इप्सिलॉन R इंटू एक्स, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है, याद रखो, ये जनरल फॉर्मूला होता है पूरा। तो इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये इप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, चार्जेस फिक्स रहेंगे। तो हम यही बोल सकते हैं ना कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई आर इंटू एक्स। अब हमारे लिए एक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्स मतलब इसका ओवरऑल रेडियस, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स मतलब वेरिएबल रेडियस हम बोलेंगे, सपोज समटाइम्स इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगी, समटाइम्स यहाँ पर है तो सपोज एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी, और एक्स अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करूँ तो सपोज हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और पूरा मेजर करूँ तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज 4 सेंटीमीटर। मतलब मैं ऐसा बोल दूँ कि एक्स इज अ टर्म विच इज बेसिकली वैरिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द कोर टू द सरफेस ऑफ द शीथ, यहां तक आपकी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला की एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता है कि सर हमारे पास ये चीज सॉरी, ये इतनी चीज सर हमारे पास ओवरऑल कैसी है बच्चों, कांस्टेंट है। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि सर इजी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई आर इंटू एक्स पर, ठीक है ना, ई आर अपॉन एक्स पर। अब ये दोनों चीजें वेरिएबल है सर, ये दोनों चीजें आपके पास वेरिएबल है, ठीक है ना, और ये भी चीज आपके पास वेरिएबल है। इसका मतलब मैं अगर इन दोनों चीजों को इस तरीके से वैरी करूं कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही बननी चाहिए, मतलब अगर मैं सपोज मेरा एक्स बढ़ रहा है तो मेरा ई घटना चाहिए, थोड़ा प्यार से समझो। ये दोनों चीजें अगर कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म मैंने अभी अभी बोला कि ये टर्म बेटा कांस्टेंट है, तो इजी को अगर कांस्टेंट रखना है, जो कि अभी हमारे पास बस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ई आ रहा है एक्स, क्योंकि ये दो ही चीज वेरिएबल थी। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट कर दूं तो ये मेरा ई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को थ्रू आउट द केबल हमारे पास क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर ई आर इंटू एक्स ये चीज कांस्टेंट रखनी है ना, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट रखनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्यार से सोचो, हमें ये चीज करनी पड़ेगी बेसिकली कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। हमें पता है कि जैसे जैसे हम सेंटर से
बाहर भागेंगे तो हमारा रेडियस बढ़ेगा, मतलब एक्स बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमें ई कम लगाना पड़ेगा, मतलब ई की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी। एक्स बढ़ेगा तो आर एक्स ई आर घटना चाहिए, सो दैट ये दोनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट बचेगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चा, जो एक्सटर्नल जो हमारे पास एक्सटर्नल मतलब शीट के नजदीक जो हम बेसिकली अलग अलग मटेरियल बेसिकली हम यूज कर लेते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि हम रबर, पेपर, पीवीसी, एक्सएलपी, ये जो चीजें हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, तो मटेरियल चेंज होगा तो उसका म्यू आर सॉरी हमारे पास इप्सिलॉन आर भी तो चेंज होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वो मटेरियल यूज कर लेते हैं जिसकी ई आर की वैल्यू कम हो, उससे ज्यादा यहाँ पर, और उससे ज्यादा हम यहाँ पर बेसिकली यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए ये चीज हम बेसिकली फॉलो करते हैं कि क्या होता है कि ई थ्री मतलब ई आर थ्री की वैल्यू कम रहेगी ई आर टू के हिसाब से, और ई आर टू की भी वैल्यू कम रहेगी ई आर वन के हिसाब से। तो हम वो मटेरियल कंडक्टर के नजदीक लगा देंगे जिसका ई आर ज्यादा है। ठीक है। और वो कंडक्टर का हम क्या करेंगे, शीट के नजदीक लगा देंगे जिसका ई आर कम है। गॉट इट एवरीवन। क्योंकि अगर ये चीज हमारे पास कांस्टेंट बन गई तो ये ओवरऑल टर्म हमारे पास फिर कांस्टेंट बन जाएगा, और ये चीज कांस्टेंट बन जाएगी तो फिर ये हमारे पास थ्रू आउट द केबल कांस्टेंट बन जाएगा। तो यही चीज हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल ये दो चीजें थी, तो हमने इसमें जुगाड़ किया कि ये एक चीज बढ़ाई तो फिर एक चीज घटाई हमने, सो दैट ये चीज कांस्टेंट कर दी। ठीक है। तो इससे क्या होगा, ई मैक्स एंड ई मिन दोनों के दोनों चीजें बराबर हो जाएगी, और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आपका नहीं जाएगा। और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अगर वेरी नहीं करेगा तो केबल आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है ना, केबल सेफ हो जाएगा, केबल डैमेज नहीं होगा। तो यही चीज बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है capacitance grading में। In this method the different layer of the insulator having the different value of mu r are placed between the conductor and the sheath are maintaining the uniform electrical field। हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, म्यू आर की वैल्यू ले लेकर अलग अलग इंसुलेटर ले लेंगे जिसकी म्यू आर की वैल्यू अलग अलग है, जिससे हम बेसिकली जिसे हम मेंटेन करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसमें ज्यादा वाली टर्म कंडक्टर के सरफेस के वहां पर रहेंगी, और मिनिमम वाली टर्म यहाँ पर रहेगी। याद रखना ये एग्जैक्टली अपोजिट, क्या बोल सकते हैं हम, एग्जैक्टली अपोजिट होता है आपके पास ई से, क्योंकि ये ई एंड ये टर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर हम नॉर्मली बोलते हैं ना, यहाँ पर क्या मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस मिनिमम। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस हम मिनिमम बोलेंगे। ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये चीज वैरी होगी तो हमें ये चीज कांस्टेंट करानी है, तो यू कैन थिंक लाइक दिस। ठीक है। तो जहाँ पर ई मिनिमम वहां पर म्यू आर भी मिनिमम ही लगाना है, और जहाँ पर वी मैक्सिमम ई मैक्सिमम वहां पर हमारे पास म्यू आर नहीं इप्सिलॉन आर भी हमारे पास मैक्सिमम ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। आगे का पॉइंट क्या बोला है, इन दिस मेथड इज ए मोस्ट practically used for the high voltage up to 66। behind this more insulating layer having the different value of mu r are placed between the conductor in the sheath। यही एक चीज हमने अभी बोली, it is difficult to maintain the multiple values of the insulating layer, but जितना हमें लगता है इतनी चीज आसान नहीं है, क्योंकि हमें हर एक मटेरियल अलग अलग मटेरियल लाना पड़ेगा। पहले रबर ला लिया, देन हमने पीवीसी यूज किया, देन एक्सएलपी हमने यूज किया, तो हर लेयर में हमने अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया हुआ है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कॉस्टलियर चीज है और थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि हर एक मटेरियल हमें लगेगा। तो इस चीज को अगर आप फील करना चाहते हो, देखो ई आर कैसे रहा, तो एक्स की वैल्यू सपोज 1 सेंटीमीटर थी, तो देखो ई आर पीवीसी के लिए 40 होता है, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 40 कर दिया। ठीक है। अब x की वैल्यू जब 2 होगी तो देखो रबर के लिए इसकी वैल्यू हमने 20 ले ली, तो 20 × 2 देखो 40 ही रहेगा, और ये 40 और ये देखो इसकी वैल्यू 10, तो 40 ही रहेगा। तो ओवरऑल हमारे पास ई आर की वैल्यू कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। ई आर कांस्टेंट तो ई भी कांस्टेंट, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो। ठीक है। और इन जन अमूमन क्या होता है कि ई आर मैक्स कहाँ पर, सॉरी ई मैक्स कहाँ पर देखने को मिलता है, स्मॉल आर मतलब इस वाले पॉइंट के ऊपर, और ई मीन हमें, ये मीन होना चाहिए बेसिकली, ई मीन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ई मीन हमें देखने को मिलता है सर कहाँ पर बच्चों, सर हमारे कौन से पॉइंट के ऊपर, वो मिलता है सर हमें सीट के ऊपर, राइट ना। यस। तो इस मैक्स को मैं हटाकर मीन कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने गलत लिख दिया। ठीक है जी। तो इस केस में बेसिकली ये दोनों चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है। होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में है क्या चीज़ें, और ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लास्ट पीपीटी है मेरे हिसाब से ये। और यहाँ पर हम इनर शीथ करते, इनर शीथ ग्रेडिंग कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। इनर शीथ में क्या किया जाता है कि
बेसिकली हम इसमें एक ट्रांसफार्मर लगाते थे, मैं पहले इसको समझाता हूँ, देन उसके बाद हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा ओवरऑल कोर है, यहाँ हम अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ का वोल्टेज हमें पता था ना मिनिमम था, और यहाँ का वोल्टेज हमें पता था ना मैक्सिमम था। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस मिनिमम वाले वोल्टेज को मैक्सिमम कराने के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और ये अलग अलग टैपिंग से हम मेंटेन करेंगे। सो दैट क्या होगा, ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपके पास कि नॉर्मली यहाँ पर वी मिनिमम आता था और यहाँ पर हमारे पास वी मैक्सिमम आता था ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे हर हर लेयर के मतलब हर पॉइंट के ऊपर या फिर 2-3 लेयर के ऊपर हमारे पास ये वोल्टेज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, इस वाले वोल्टेज को एक एक्सटर्नल वोल्टेज इसमें ऐड करा देंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। सो दैट सपोज इसके लिए 5 वोल्ट की कमतरता है तो ये 5 वोल्ट ऐड करा देंगे, तो फिर ये मिनिमम और ये इधर से सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी का ये 5 वोल्ट सपोज ये वी मैक्स के बराबर आएगा, और ये दोनों चीजें बराबर रहेगी तो फिर यहाँ पर ई मैक्स एंड ई मीन बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बेसिकली हम मेंटेन करते हैं इसमें आपकी बेसिकली वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की दोनों जगह पर सेम हो। तो हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर 5 की जरूरत थी, बट यहाँ पर हमें हो सकता है 4 की ही जरूरत हो, तो इसलिए हमने कम टैपिंग लगाकर यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर लगा सकते हैं हम, सपोज 3 की जरूरत थी एक्सटर्नल वोल्टेज की, तो हमने 3 करा दिया। लाइक दिस जितने वोल्टेज की आपको जरूरत है जिस लेयर के लिए, जिस इंसुलेटिंग लेयर के लिए, उतना वोल्टेज आप यहाँ से इंजेक्ट करो बेसिकली। यस, इंजेक्ट करो। इसको सपोज 5 की एक्स्ट्रा जरूरत थी, 5 वोल्ट की, इसके लिए 4 की जरूरत थी, इसके लिए 3 की जरूरत थी, और इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो भी वी मीन है ना उसमें हमने ये एक्सटर्नल सपोज 5 वोल्ट लगा दिया, तो वो वी मैक्स के बराबर बन जाएगा, और ये दोनों चीजें बराबर बन जाएगी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, तो जी ई मीन इज इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगा। गॉट इट, ई मीन इज इक्वल टू ई मैक्स। तो इससे हमारे पास लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा, लीकेज करंट फ्लो नहीं होगा तो उससे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा तो केबल हमारे पास डैमेज नहीं होगा। तो ये चीज बेसिकली इसमें प्रोवाइड मतलब इस तरीके से ये चीजें की जाती है, तो इसको हम पढ़ेंगे। इन दिस मेथड द डिफरेंट इनर शीथ आर प्लेस्ड विद इन द इंसुलेशन, दिस इनर शीथ आर प्रोवाइडेड विद एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर। डिफरेंट डिफरेंट इनर शीथ दी जाती है, उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर उनके लिए कनेक्ट किया जाता है टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड टू मैक्सिमम वैल्यू फॉर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ये ब्रिंग आउट कर ले, इसलिए ये एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर उसको हेल्प करता है कि आपका जो वोल्टेज कम हुआ है ना उसको हम बढ़ा देंगे, ऐसा सपोज ऐसा समझ सकते हो। दिस कैन बी यूज्ड फॉर द हाई वोल्टेज बट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ये हम नॉर्मली हाई वोल्टेज में करते हैं, बट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन इनर शीथ आर डैमेज कॉज टू चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द केबल। इससे हमारे पास इनर शीथ डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ना हमारे पास देख सकते हो कि ये कनेक्शन के लिए हमारे पास पॉइंट थोड़े से ओपन रहेंगे, तो इनर शीथ आपकी डैमेज भी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ये केबल का परफॉर्मेंस घटा सकती है, थोड़ा सा इसमें छोटा मोटा डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा रखा है जिस पॉइंट को आपको समझना है कि इनर शीथ ग्रेडिंग इज मोर इफेक्टिव देन द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। तो ये यस रहना, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग से ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। कैसे देखो, यहाँ पर दो चीजें आपको हेल्प करने के लिए, एक तो आपने इनर कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की, साथ ही साथ हर एक ग्रेडिंग के लिए आपने एक्सटर्नल वोल्टेज भी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए लाया, तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ना यहाँ का वोल्टेज जो मिनिमम था उसको बढ़ाने के लिए टूवर्ड्स द वी मैक्स, है ना। तो इसीलिए याद रखो कि इनर शीथ ग्रेडिंग ज्यादा इफेक्टिव है आपके पास एज कम्पेयर टू द कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ठीक है, लास्ट चीज देख लेते हैं आज की मतलब स्लाइड की, और वो है बॉन्डिंग ऑफ द केबल। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है देखो मैं आपको ये पढ़ के ही बताता हूँ। इन हाई इन केस ऑफ द हायर कैपेसिटी केबल, इंडिविजुअल कोर इंसुलेशन एंड शीथ आर यूज्ड फॉर द स्टैंडिंग हायर करंट एंड वोल्टेज। बिल्कुल, नॉर्मली क्या होता है ना कि जो आपके पास ज़्यादा अगर कैपेसिटी केबल होते हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मल ऐसे 3 कोर नहीं यूज़ करेंगे कि यहाँ पर एक अलग कोर रहेगी, इधर से एक अलग कोर रहेगी, ऐसे 3-3 4-4 कोर यूज़ नहीं करेंगे। तो एक कोर एक फेज के लिए, सपोज ये आर फेज है और ये वाई फेज है, और ऐसा हमारे पास बी फेज भी रहेगा, तो दो फेज हमारे पास अलग अलग केबल से हम बेसिकली पास करेंगे सपोज। तो इससे क्या होगा कि जिसमें अगर हमने एसी करंट पास कर दिया, इसमें से अगर मैंने एसी करंट पास कर दिया, whenever AC is passing through the individual conductor produces the alternating flux, बिल्कुल ये alternating flux पास करा मतलब प्रोड्यूस करेगा। if this voltage is more than the dielectric stress, अगर ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं ये अगर हमारे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस से अगर ज़्यादा रहेगा, कहाँ की बात कर रहे हैं, if the voltage difference is more than the dielectric strength, इन दोनों के बीच का voltage difference,
इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी इनसे अगर ज़्यादा रहेगा, yes, if this voltage difference is more than the dielectric strength, the medium arc will develop which is cause the overheating of the cable। बिल्कुल, इससे हमारे पास ये अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से अगर ये वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो बेटा ये चीज़ आपके पास बेसिकली कैसे कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको नहीं समझा होगा, ये केबल है, ये चला रहे हम 110 वोल्ट के लिए, जस्ट 2 मिनट की बात करो 110 के लिए, और ये चला रहे बेटा हम 100 वोल्ट के लिए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, इन दोनों के वोल्ट का, तो 10 वोल्ट। और सपोज ये इसका इंसुलेशन जो है, ये इंसुलेशन 10 वोल्ट के लिए सपोज डैमेज हो रहा है, जैसे हम नॉर्मली वोल्टेज से समझ ले रहे हैं, 10 से तो डैमेज नहीं होगा, बट हम नंबर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 वोल्ट को नहीं संभाल पाएगी तो ये केबल इसको भी डैमेज करेगा और इसको भी डैमेज करेगा ना, दोनों केबल को, ठीक है ना, सॉरी ये 10 वोल्ट है ना। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द केबल इन सच फेज बेसिकली मेटेलिक बॉन्डिंग इज यूज्ड। इससे क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग बेसिकली यूज की जाती है और इससे बेसिकली आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब मेटेलिक बॉन्डिंग यूज करने से क्या होगा कि जैसे कि इसके पास 110 वोल्ट था, इसके पास 100 वोल्ट था, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का मिला था हमें, डिफरेंस मिला था 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का डिफरेंस मिलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके पास 110 है, यहाँ पर आपके पास 100 वोल्ट है, डिफरेंस 10 का मिलेगा। बट जब आप ये बॉन्डिंग कर दोगे तो आपको भी पता है कि अगर हम इस प्रकार से सॉलिडली बॉन्डिंग कर देंगे तो शॉर्ट कर देंगे एक दूसरे को, और शॉर्ट कर देंगे तो फिर इसका ये जो वोल्टेज है इस वाले यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं कर सकता, ये दूसरा कंडक्टर दूसरे कंडक्टर में कोई करंट नहीं पास कर सकता, तो इससे इसका इंसुलेशन बच जाएगा क्योंकि नलीफाई हो जाएंगे, ये वोल्टेज शॉर्ट करने से नलीफाई हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से हम बॉन्डिंग करते करके केबल को बचा सकते हैं। बाय यूजिंग द बॉन्डिंग ऑफ द केबल कैन बी सेफली ऑपरेटेड टू रिड्यूस द फ्लक्स इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द क्रिएटिंग द लीकेज करंट। तो यही चीज हमने बता दी कि लीकेज करंट की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होता है आपके पास यहाँ पर, उससे आपके पास ये इंसुलेशन भी डैमेज हो सकता था, तो उससे आप उसको आप बचा सकते हो, किससे, बॉन्डिंग करके, बॉन्डिंग करके आप उस प्रकार से आप बेसिकली कंडक्टर को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली रहा आपका पूरा केबल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी चीज़ मैंने ज़्यादा बताई नहीं है, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतनी चीज़ें बताई। इसके क्वेश्चन जो है ना, मैं ट्राई करूंगा कि एक सेशन में इसके सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको कवर अप करा दूं, ठीक है। सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दो, कमेंट करके जाना कैसा लगा, लाइक करके जाओ। एंड आज हम सेशन को बेसिकली एक पॉजिटिव लाइन के साथ एंड करेंगे और वो है, टू चेंज योर लाइफ you have to change yourself, to change yourself you have to change your mindset। ये बिल्कुल बात सही है कि अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, और अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले आपके माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि नहीं आई कैन, ये जो एग्जाम है ना मैं निकाल के चला जाऊंगा या तो चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये ठान के रखा है कि एग्जाम निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो आप खुद को चेंज कर पाओगे, और खुद को चेंज कर पाओगे देन आप अपने लाइफ को चेंज कर पाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।